आज हम एक इंटरेस्टिंग पोर्टफोलियो को डिस्कस करेंगे। अभी कहने को तो इनके इन्वेस्टेड अमाउंट खाली 50,000 है, बट वो और 50,000 लाने वाले हैं इसके अंदर, तो हम वो भी डिस्कस करेंगे कि बाकी के 50,000 को कहाँ पर अलॉट करना चाहिए ताकि अच्छे रिटर्न्स मिले। अब देखिए, सबसे पहला जो अमाउंट है वो यहाँ पर बर्जर पेंट्स में इन्वेस्ट किया है। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, ये एक बिगनर है मार्केट में और इतनी अच्छी तरह से अपने पोर्टफोलियो को डिज़ाइन किया है जो एक बिगनर जनरली नहीं करता है। जनरली हर एक बिगनर के मन में यही रहता है कि आई विल इन्वेस्ट इन पेनी स्टॉक, क्योंकि एक 30 रुपए का स्टॉक है और एक 3 रुपए का स्टॉक है। 3 रुपए का स्टॉक जल्दी 6 रुपए बन जाएगा और 30 रुपए के स्टॉक को 60 रुपए बनने में बहुत टाइम लगेगा। अभी देखिए, ये तो जनरली मैंने 30 रुपीज़ की बात की। अभी जनरली ये 30 रुपीज़ नहीं, 3000 रुपीज़ होता है। तो लोगों को यही लगता है स्टॉक बहुत महंगा है और हमारे पास कैपिटल बहुत ही कम है, तो हम इसमें इन्वेस्ट क्यों करें। इस बात को एकदम अच्छी तरह से इन्होंने प्रूफ किया है, और वो प्रूफ किस तरह से किया है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले बर्जर पेंट्स लिया है इन्होंने, और बर्जर पेंट्स लेने की भी जो क्वांटिटी है वो आप देख सकते हो, केवल 5 क्वांटिटी ली है और 5 क्वांटिटी 5000 का निवेश है इनका। 50,000 के पोर्टफोलियो में से 5,000 का निवेश इज अ गुड निवेश। आप देख सकते हो 10% इन्होंने इन्वेस्ट किया है। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा कि आप 10% से ज़्यादा किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट ना ही कीजिए। और देखिए, आपने जो यहाँ पर बर्जर पेंट्स में 5 क्वांटिटी निवेश की है, ये आपने बहुत ही सही किया। बिकॉज देखिए, 10% ऑफ योर कैपिटल, यानी इन केस आपका कैपिटल 50,000 का है तो 50,000 का जो 10% रहता है वो 5,000 रहता है। तो 5,000 से ज़्यादा किसी भी स्टॉक में निवेश मत करना। अभी आगे जाके आप अपने कैपिटल को 50,000 से बढ़ाना चाहते हो, मतलब अभी आपका कैपिटल 1 लाख का हो जाएगा, तो 1 लाख का 10% होता है 10,000। तो आप अगले टाइम पर किसी भी स्टॉक में 10,000 से ज़्यादा इन्वेस्ट मत करना। और मुझे नहीं लगता कि मुझे ये बताने की आपको ज़रूरत है, बिकॉज आपने इतनी अच्छी तरह से अपने पोर्टफोलियो को डिज़ाइन किया है जिसको देखकर कई सारे बिगनर्स सीखेंगे। एंड सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, थैंक यू फॉर सेंडिंग मी योर पोर्टफोलियो, ताकि कई सारे लोगों को अपने अपने पोर्टफोलियो को दिखाने का और उसको अपग्रेड करने का मौका मिले। तो देखिए, बर्जर पेंट में आपने बहुत ही अच्छा निवेश किया है। आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि बर्जर पेंट्स अपने सेक्टर का लीडर, एक आप कह सकते हो सेक्टर का लीडर एशियन पेंट्स है, उसके बाद आता है बर्जर पेंट्स। तो बर्जर पेंट्स इज अ सेकंड लीडर ऑफ द सेक्टर, तो आप इसको ध्यान में रख सकते हो। अब देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप 4th नंबर पे देखोगे इनके सेक्टर में तो इंडिगो पेंट्स आता है। इंडिगो पेंट्स हाल ही में लिस्ट हुई कंपनी है, बहुत ही अच्छा रिटर्न्स दे रही है और इनका मार्केट कैप भी इंडिगो पेंट्स का कम है। तो अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेते हुए, अगर आपको ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क है, बिकॉज देखिए बर्जर पेंट्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंडिगो पेंट्स में कैसा है, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत कम है, लेकिन इंडिगो पेंट्स ने कई सारी चीज़ें इन्वेंट की है और पेंट इंडस्ट्री में कई सारी चीज़ें इंडिगो पेंट्स ने ही पहली लाई है। मतलब ये एक सेइंग है, कहावत है कि ईदर बी दी फर्स्ट और ईदर बी दी बेस्ट। तो इंडिगो पेंट्स ने ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो मतलब जो चीज़ें सबसे पहले इंडिगो पेंट्स ने ही की है, फिर बाद में दूसरी पेंट्स ने कॉपी की है। तो आप देख सकते हो इंडिगो पेंट्स को उसने पहला किया, तो इसीलिए कई सारा मार्केट कैप ऑफ दैट थिंग इज कैप्चर्ड बाय इंडिगो पेंट्स। तो आप उसके साथ भी जा सकते हो। अभी मैंने बहुत सारी इंडिगो पेंट्स की एक बात कर दी, लेकिन बर्जर पेंट्स जितना बड़ा मार्केट कैप है उसको डबल होने में फॉर एग्जांपल 5 साल लगेंगे, तो वहीं पर इंडिगो पेंट्स को डबल होने में 2.5 साल लगेंगे। तो आप इसको अपने पोर्टफोलियो में अपने दिमाग में डाल सकते हो। आपको अगर थोड़ा सा एनालिसिस करना है, आप जाके पूरा फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ इंडिगो पेंट्स कर सकते हो, क्योंकि मुझे फ्यूचर मल्टीबैगर स्टॉक लग रहा है, तो आप उसके अंदर अपनी नजरें बना के रख सकते हो, वॉच लिस्ट पर रख सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, फिर बाद में उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का सोच सकते हो। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से बर्जर पेंट्स में आपकी 5 क्वांटिटी है, अभी आप आगे जाके और कैपिटल लाने वाले हो, जैसा कि आपने बताया, और 50,000 का कैपिटल लाने वाले हैं, तो 5,000 अपने इंडिगो पेंट्स में भी आप डाल सकते हो आफ्टर अ गुड एनालिसिस। और अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क चाहिए तब आप कर सकते हो, वरना मैंने देखा है, आपने ऑटो सेक्टर में किसी में भी इन्वेस्ट नहीं किया है, तो आप वो कैपिटल ऑटो सेक्टर में डाल सकते हो, या फिर आपको अगर पेंट सेक्टर ज़्यादा पसंद नहीं है तो इंडिगो पेंट्स को आप निगलेक्ट कर सकते हो। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सिप्ला इज येट अनदर अ गुड कंपनी। फार्मा सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है। सिप्ला ने भी बहुत ही अच्छे रिटर्न्स अपने स्टॉक इन्वेस्टर्स को बना के दिए हैं, लेकिन एक फार्मा सेक्टर की कंपनी है। अभी देखिए, फार्मा सेक्टर में है ना, एक मतलब कहा गया है, रिपोर्ट्स आई है कि 2030 तक
अभी ऐसी कोई मतलब आप सीक्रेट कोई रिपोर्ट नहीं है, मतलब पब्लिकली बहुत सारी रिपोर्ट्स आई है और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 2030 तक फार्मा सेक्टर बहुत ग्रो हो सकता है। फार्मा सेक्टर मतलब आपको पता ही है, मेडिसिन बनाने वाला और ये सारे सेक्टर्स, तो उसके अंदर सिप्ला भी काम करता है। सिप्ला की भी हमें कई सारी वैक्सीन लिस्ट होते हुए देखने मिली, मार्केट में आते हुए देखने मिली। अब मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा बिकॉज देखिए वीडियो बड़ा नहीं करना है। तो सिप्ला को आप रडार पे रख सकते हो, लेकिन आप इसके अंदर हैवी इन्वेस्टमेंट मत करना बिकॉज द फ्यूचर इज इलेक्ट्रिक व्हीकल, 5G एंड ऑटो सेक्टर एंड अगर आप और कहो तो आप एक कह सकते हो HUL कह सकते हो, या फिर आप पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, या फिर आप FMCG कह सकते हो, वो दे आर एवर ग्रोइंग। तो सिप्ला जितना ज़्यादा ग्रो होगा उससे कहीं ज़्यादा ग्रो इलेक्ट्रिक व्हीकल के स्टॉक्स होने वाले हैं, पावर सेक्टर के स्टॉक्स होने वाले हैं, तो आप उन पर अपनी नज़रें बना के रख सकते हो। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो गुडईयर। अब देखिए सिप्ला में आपने एक ही क्वांटिटी निवेश की है, अकॉर्डिंग टू मी आप एक ही क्वांटिटी निवेश करके रखना, आप ज़्यादा इसके अंदर इन्वेस्ट करने की मतलब सोचना मत, बिकॉज देखिए वैसे भी स्टॉक 1000 रुपये का है तो आपको ज़्यादा ही अभी नुकसान ही हो रहा है फिलहाल, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। सेल आउट नहीं करोगे तो भी चलेगा, एक स्टॉक एटलीस्ट रहने देना। और अगर थोड़ा सा और आगे बात करें गुडईयर की, तो गुडईयर आपको पता है टायर सेक्टर की कंपनी है, लेकिन वो थोड़ा सा नीचे आती है, मतलब आप देखोगे तो फिर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 5वें या फिर 6वें नंबर पे आती है अकॉर्डिंग टू द पियर्स एंड जो सेक्टर लीडर है। अभी देखिए MRF को बीट करके बालकृष्ण इंडस्ट्रीज अपना सेक्टर का लीडर बन चुका है, तो आप बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को प्रेफर कर सकते हो या फिर MRF को प्रेफर कर सकते हो। अभी MRF का शेयर तो बहुत ही महंगा है, लेकिन आप बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को प्रेफर कर सकते हो। अगर आपको एकदम मतलब भूल जाना है, आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को प्रेफर कर सकते हो। बट अकॉर्डिंग टू मी जिस तरह से मैंने देखा गुडईयर नीचे है, एंड मोस्ट प्रोबेबली आपको पता ही होगा कि गुडईयर का मार्केट कैप थोड़ा सा कम है और उसके ऊपर कई सारे बड़े बड़े सेक्टर लीडर है। तो अगर आपको कम रिस्क चाहिए और कम रिवॉर्ड चाहिए, लेस रिस्क एंड लेस रिवॉर्ड, तो आप अपोलो और सीएट के साथ जा सकते हो, अपोलो इंडस्ट्रीज और सीएट के साथ जा सकते हो, CEAT। और लेकिन आपको अगर थोड़ा सा मतलब देखिए गुडईयर एक अच्छी कंपनी है, 75% प्रमोटर के पास होल्डिंग है जो हमें इसको वैल्यू बाय बनाता है। थोड़ा सा हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड कंपनी है। अभी देखिए हाई रिस्क इन द सेंस आपको 20% का लॉस हो रहा है, 20% का लॉस बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 2500 आपने इन्वेस्ट किया है, उसमें से 500 रुपये का लॉस हो रहा है, जो एक बहुत ही बड़ी बात होती है। तो अगर आपको इतना हाई रिस्क हाई वॉलेटाइल कंपनी चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल कंपनी है, आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जाएगी और बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे आएगी, तो अगर ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो गुडईयर इज बेस्ट फॉर यू। बट अगर आपको इतना ज़्यादा वॉलेटाइल स्टॉक नहीं चाहिए तो आप सीएट या फिर अपोलो के साथ जा सकते हो। अभी जिस तरह से आपने गुडईयर में इन्वेस्ट किया, अभी गुडईयर ज़्यादा वॉलेटाइल स्टॉक है, तो उसी तरह से अगर आपको वॉलेटाइल स्टॉक्स पसंद है सो आई विल प्रेफर यू कि आप बर्जर पेंट्स को सेल आउट करके इंडिगो पेंट्स ले सकते हो आफ्टर ए डिटेल्ड एनालिसिस। अगर आपको एनालिसिस वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, उसका भी मैं बनाने के लिए बहुत बहुत ट्राई करूंगा। थोड़ा सा और नीचे जाए, HDFC लाइफ की बात करें, अभी देखिए लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में जो सबसे अच्छा स्टॉक मार्केट में लिस्ट लगता है वो है HDFC, क्योंकि देखिए सबसे अच्छा स्टॉक, जो स्टॉक नहीं कह सकते, कंपनी जो है ना फिलहाल के डेट में, वो है LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो उसके ऊपर हमें ध्यान रखना है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जब तक हमारे स्टॉक मार्केट में नहीं है, प्राइवेट सेक्टर का जो अच्छा प्लेयर है वो तो हमें HDFC लाइफ ही देखने मिल रहा है, और आपने उसके अंदर 2 क्वांटिटी ली है। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप इसको मोर देन 5 ईयर्स अपने पोर्टफोलियो में रखो, आपको रिटर्न्स बनते हुए देखने मिलेंगे। अभी फिलहाल आपको 3% का रिटर्न मिल रहा है, विच इज़ अ गुड रिटर्न फॉर एनी अदर पर्सन जो है रिटर्न कमा रहा है, तो वो एक बहुत ही अच्छा आप रिटर्न कह सकते हो। HDFC लाइफ एक बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है आपको। अगर आपको और अच्छा रिटर्न चाहिए तो आप इसके अंदर और क्वांटिटी निवेश कर सकते हो। अभी फिलहाल तो आपने 1400 की करके रखी है, तो अभी आप वेट कर सकते हो। अगर ये आपको थोड़ी सी गिरावट में मिलता है तो हर गिरावट में HDFC लाइफ को आप पिक कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी पिक मत करना। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 10% गिर गया, जो हालांकि नहीं होगा, आप अपनी वॉच लिस्ट में रखोगे, 10% गिर गया तो आप एक क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो। 2 क्वांटिटी बाय करना इज अ वेरी वाइज डिसीजन। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो HUL, अभी HUL के बारे में आपको पता है, हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी हाउस होल्ड एंड पर्सनल प्रोडक्ट्स बनाती है। 60+ वेल रेप्यूटेड ब्रांड्स है, टू बी स्पेसिफिक 62 या फिर 63 ब्रांड्स है वेल एस्टैब्लिश्ड। आपने देखा होगा आपका क्लिनिक प्लस,
आपने देखा होगा आपका डव शैम्पू, ये वो सारी चीज़ें एचयूएल बहुत सारी चीज़ें बनाता है। आप एचयूएल पे ध्यान रख सकते हो, बहुत ही अच्छा ग्रोइंग स्टॉक है। आपको इमर्जिंग स्टॉक्स के अंदर एचयूएल का नाम आता है। 3 क्वांटिटी ली है आपने और जैसा कि आपने एक अच्छा खासा रिटर्न भी बना लिया है, 14% का रिटर्न बनाया है आपने इसके अंदर। और आपने इसके अंदर थोड़ा सा एक ज़्यादा रिस्क ले लिया, आपने 7300 का इन्वेस्टमेंट किया है। बट देखिए जैसा कि हमने देखा कि 10% से ज़्यादा किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है। वैसे आपने 7000 का किया है, विच इज़ अ गुड थिंग कि आपने, ठीक है, एचयूएल ऐसा नहीं है कि डूबने नहीं वाला है, बट स्टिल एचयूएल में आपने ठीक ही निवेश किया है। अगर आपको आगे थोड़ा सा चांस मिलता है तो आप एचयूएल में कम निवेश कर सकते हो, बिकॉज आप जैसा कि आगे ला रहे हो अपने 50,000 और ला रहे हो, 1 लाख कर रहे हो, तो आप एचयूएल में थोड़ा सा कम फोकस रख सकते हो, बिकॉज आपने ऑलरेडी 7300 किया है। आपको क्वांटिटी नहीं देखनी है, आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखना है। और इन्वेस्टमेंट अमाउंट आप देख सकते हो 7337 का इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, विच इज मोर। तो आप इसको 10,000 तक बढ़ा कर जा सकते हो अगर आपका 1 लाख का पोर्टफोलियो है तो। अब थोड़ा सा और नीचे आकर आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक, आपको देखा आपने कि आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक एक मार्केट का लीडर है, और मार्केट के लीडर के बाद जो प्लेयर आता है वो आईसीआईसीआई बैंक ही आता है। आईसीआईसीआई बैंक में हमें 0 प्रमोटर होल्डिंग देखने मिलती है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक इज ऑलवेज बीन अ वॉलेटाइल स्टॉक। देखिए वॉलेटाइल स्टॉक इन द सेंस आपको यहाँ पर 2% का लॉस भी हो रहा है। आपने एक हैवी क्वांटिटी बाय करके रखी है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि बैंकिंग सेक्टर में इतनी ज्यादा क्वांटिटी मत बाय करो। अगर आपको इसके अंदर थोड़ा भी बहुत भी प्रॉफिट होता है, 2 से 3% का भी प्रॉफिट होता है ना, तो आप आईसीआईसीआई बैंक को सेल आउट करके निकल सकते हो। और आईसीआईसीआई मतलब पूरा भी नहीं निकल सकते, आपने 10 क्वांटिटी बाय की है तो आप 5 क्वांटिटी निकल सकते हो, या फिर आप 6-7 क्वांटिटी निकाल सकते हो। आप इसके अंदर जो अमाउंट रख सकते हो वो अराउंड 2 से 3 क्वांटिटी ऑफ आईसीआईसीआई बैंक रख सकते हो, और उससे ज़्यादा मत रखना, क्योंकि आपने वैसे ही ओवर निवेश करके रखा है। आपने देखा कि इन्फोसिस में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, एंड इन्फोसिस हैज ऑलवेज बीन अ गुड स्टॉक। इन्फोसिस में अभी बायबैक भी चल रहा था, और अभी कई सारी नेगेटिव न्यूज़ के बाद भी अभी पॉजिटिव न्यूज़ आई है। अभी हमने देखा कि उसके अंदर न्यूज़ आई थी कि उनको कुछ काम दिया गया था और फिर उसको उन्होंने बराबर से नहीं किया, फिर उन्हें एक्सटेंशन दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से। अभी एक्सटेंशन भी खत्म होकर आया है, बट अभी तक फिलहाल जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक तो इन्फोसिस की तरफ से टाइम खत्म हो चुका है, जितना टाइम अलॉट किया गया था, लेकिन फिर उनकी तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया है। बट इन्फोसिस एक अच्छा स्टॉक है, तो आप उसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड रख सकते हो। जरा भी क्वांटिटी बेचने की गलती मत करना, भले ही आपको यहाँ पर 20% का प्रॉफिट हो रहा हो या फिर 200% का प्रॉफिट हो रहा हो, जस्ट पुट इट इन योर पोर्टफोलियो। आपको जो डिविडेंड और बोनस मिलेगा आप उसी से काम चला लेना, बिकॉज लॉन्ग टर्म में इन्फोसिस और विप्रो और आईटी जैसी जो कंपनीज है उसके अंदर आपको कंपाउंड इफेक्ट इतना अच्छा देखने मिलता है। तो 10 साल बाद आप इस वीडियो को याद करोगे, 10 साल बाद आपको जो मैसिव रिटर्न मिल रहा होगा ना, अगर आपने इस इन्फोसिस शेयर को 10 साल रख दिया एंड फिर बाद में 10 साल बाद इसी वीडियो के नीचे आप आके कमेंट करना, बताना किस प्रकार के रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट, स्पेसिफिकली फॉर योर कमेंट। थोड़ा सा नीचे जाए, आईटीसी की बात करते हैं। अब देखिए आईटीसी इज ऑलवेज बीन अ होटल स्टॉक और सिगरेट स्टॉक आप कह सकते हो। उसके अंदर होटल का भी बिजनेस है, उसके अंदर एफएमसीजी का भी बिजनेस है, उसके अंदर कई सारे बिजनेसेस है। वो एक पूरे इकोसिस्टम का एक आप कह सकते हो फुल उसका चेन है होटल्स का, और कई सारी चीजें हैं। अब कोविड-19 की वजह से होटल्स के सेक्टर में तो प्रभाव आया ही, सिगरेट्स के सेक्टर में भी प्रभाव आया। हाँ मतलब थोड़ा सा कंजम्पशन कम हो गया, लेकिन फिर भी आईटीसी हैज ऑलवेज बीन कंसिस्टेंट इन गिविंग डिविडेंड्स, और फिलहाल इसने तो हद ही कर दिया। 2021 में 2 बार डिविडेंड दे दिया। जनरली 2020 में एक बार डिविडेंड दिया था, 2019 में भी एक बार दिया था, 2018 में भी एक बार दिया था, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2016 में एक बोनस भी आया था शेयर के। लेकिन आईटीसी ने 2 बार डिविडेंड दिया है। और आगे देखिए, अगर आपको डिविडेंड रिच स्टॉक चाहिए तो आईटीसी को कवर कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर इतनी ज्यादा ग्रोथ देखने नहीं मिलेगी, बिकॉज फ्रॉम द लास्ट अराउंड 3 years एंड 5 years भी पकड़ के चल सकते हो, सेल्स हैज बीन फ्लैट और सेल्स ज्यादा नहीं हुई है, तो इसके लिए ज्यादा इसके अंदर अपसाइड नहीं आ सकती है अकॉर्डिंग टू मी। अभी हर एक का पोर्टफोलियो अलग अलग रहेगा, हर एक का थिंकिंग क्राइटेरिया अलग अलग रहेगा, एंड जो मार्केट है वो कभी हमारे थिंकिंग क्राइटेरिया से नहीं चल सकता है। वी कैन प्रेडिक्ट द मार्केट, मार्केट डजंट वर्क अकॉर्डिंग टू अस, बट वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द मार्केट। तो ये मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, अभी यहाँ से ये डबल हो सकता है या फिर इससे आधा भी हो सकता है, वी डोंट नो एंड वी कैन प्रेडिक्ट। बस हम अपने हिसाब से, अपने एनालिसिस के हिसाब से हम एक बेट कर सकते हैं। चलिए आईटीसी को हटाते हैं, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, एक फैक्ट है, इसकी प्रमोटर होल्डिंग 0 है, मैनेजमेंट बेसिस पे है। डीआईएस इसके अंदर अच्छा खासा स्टेक होल्ड करते हैं, एफआईएस भी होल्ड करते हैं, और पब्लिक की 45% के अराउंड होल्डिंग है। थोड़ा सा नीचे जाए, लक्ष्मी केमिकल।
तो लक्ष्मी केमिकल के बारे में बात करेंगे। आपने बहुत ही अच्छा एक जेम पकड़ लिया है, मैं तो ये कहना चाहूँगा। अब देखिए लक्ष्मी केमिकल का एक इतने टाइम से कुछ कॉम्पिटिटर नहीं था, लेकिन अभी एएमआई आ गया, एएमआई ऑर्गेनिक्स, जो स्पेशलिटी केमिकल बनाते हैं, ये दोनों स्टॉक बनाते हैं। अब देखिए स्टॉक का एक नहीं था, लेकिन आप कह सकते हो बिजनेस में लक्ष्मी केमिकल के बिजनेस में कई सारे लोग हैं, लेकिन ओवर द वर्ल्ड ग्लोब में जो सबसे अच्छा जो स्पेशलिटी केमिकल बेचता है, स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स, तो उसके अंदर लक्ष्मी ऑर्गेनिक का नाम आता है। अभी आपको एएमआई ऑर्गेनिक्स थोड़ा सा महंगा देखने मिलेगा, लक्ष्मी केमिकल इज समथिंग लाइक आपको सस्ता देखने मिल रहा है और अच्छा स्टॉक है। तो आप इसको भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो, बहुत ही अच्छा स्टॉक है। आप इसकी भी एक भी क्वांटिटी बेचने की गलती मत करना। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे लक्ष्मी केमिकल में और लक्ष्मी ऑर्गेनिक में थोड़ा सा और इन्वेस्ट करना है, सो आई विल प्रेफर यू कि आप थोड़ी सी क्वांटिटी एएमआई में भी डाल दो, बिकॉज वी डोंट नो कि दोनों में से कौन सा स्टॉक ऊपर जाता है। बट अगर आपको एकदम स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक ऊपर जाएगा, अच्छा करेगा, तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक में इन्वेस्ट करो। आई एम नॉट स्टॉपिंग यू, बट जैसे कि स्टॉक मार्केट में डुओपोली है, एक एएमआई ऑर्गेनिक्स और एक लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, तो फिर लक्ष्मी केमिकल्स। तो फिर देखिए अभी लक्ष्मी केमिकल, अभी क्या पता आगे जाके एएमआई ऑर्गेनिक्स एक रॉकेट बन जाए, वी डोंट नो। और क्या पता लक्ष्मी ऑर्गेनिक ज्यादा परफॉर्म कर दे, हमें नहीं पता। आपको प्राइस पे नहीं जाना है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक थोड़ा सा सस्ता देखने मिलेगा, एएमआई ऑर्गेनिक्स वहीं पर ज्यादा महंगा देखने मिलेगा। और अगर आपको एएमआई ऑर्गेनिक्स के बारे में आपने रिसर्च किया और आपको अच्छा लगा, तो अभी फिलहाल इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि एएमआई ऑर्गेनिक्स अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। अभी लिस्ट हुआ है मार्केट में, अभी नया प्लेयर है मार्केट में, अभी लिस्ट हुआ है। इसके पहले तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक ही बेस्ट था, लेकिन फिर भी अभी देखिए लक्ष्मी ऑर्गेनिक थोड़ा सा कंसोलिडेट करना चालू कर रहा है। मतलब आप देखो तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक गिरना चालू कर रहा है और कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि देखिए बहुत लंबा इसने रैली दे चुका है। और मुझे तो लगता है अगर इसके रिजल्ट्स फ्लैट आ गए तो ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा। और देखिए एएमआई ऑर्गेनिक्स भाग रहा है अभी ऑल टाइम हाई पे, और भाग ही रहा है, बहुत ज्यादा भाग रहा है। तो आप लक्ष्मी ऑर्गेनिक को पिकअप कर सकते हो। और देखिए एएमआई ऑर्गेनिक्स में अभी बाइंग करने का एक बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि देखिए एएमआई ऑर्गेनिक्स बहुत भाग रहा है और भागते हुए स्टॉक को कभी पकड़ना नहीं चाहिए। अभी लक्ष्मी ऑर्गेनिक थोड़ा सा एक ऐसा स्टेबल मोड पे रहेगा, तो आप इसको अगर आपको क्वांटिटी ऐड करनी है तो आप कर सकते हो। लेकिन फिलहाल मैं कहना चाहूंगा आपने बहुत ज्यादा क्वांटिटी ऐड करके रखी है, 10,000 का इन्वेस्टमेंट करके रखा है, जो आपको रिटर्न भी अच्छे खासे मिले हैं, नो डाउट अच्छे खासे मिले हैं। लेकिन इस तरह से है कि आपने 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया है और आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू है 50,000, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो अराउंड 20% का है, जो अराउंड मुझे तो नहीं लगता है कि 20% का जितना किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, लेकिन फिर भी आपने कर दिया तो एक ठीक बात है। देखिए 20% का पूरा इन्वेस्टमेंट है ना, पूरे सेक्टर में होना चाहिए। अभी देखिए केमिकल सेक्टर में आपका इन्वेस्टमेंट पीडीलाइट में है, अभी यहाँ पर ही दिख रहा है मेरे सामने, ये पीडीलाइट में है आपका इन्वेस्टमेंट। तो देखिए आपने केमिकल सेक्टर में 20% से ज्यादा इन्वेस्ट किया है, मतलब आप अपने कैपिटल का 20% से ज्यादा किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करने का, और 10% से ज्यादा किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करने का। अभी आपने तो 20% सीधा पूरे स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया है। हाँ मैं मानता हूँ कि ओके लक्ष्मी ऑर्गेनिक इज अ मोनोपोली इन मेकिंग केमिकल्स ऑफ स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स, तो आपने एक तरह से आप कहना चाहे तो आपने 20% एक सेक्टर में इन्वेस्ट किया है। अभी इसको ज्यादा बढ़ाने की अकॉर्डिंग टू मी जरूरत नहीं है, आपने कुछ ज्यादा इन्वेस्ट किया तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक को रहने देना। और अभी देखिए इसके अंदर माइल्ड सी नेगेटिविटी और पॉजिटिव प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो आप, मुझे तो नहीं लगता है कि आपको प्रॉफिट बुकिंग करने की जरूरत है, बिकॉज आपको 25% का एक प्रॉफिट मिला है। अभी देखिए विच इज लेस, क्योंकि लक्ष्मी ऑर्गेनिक जैसे अच्छे स्टॉक में 25% का प्रॉफिट लेस ही होता है। ये अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, आपको आपने देखना कि साल के एंड तक अच्छे खासे रिटर्न देगा, तो वो अच्छे खासे रिटर्न तक आपको एटलीस्ट साल के एंड तक तो वेट करो। और मुझे तो लगता है कि आपने इतनी क्वांटिटी बाय की है तो अभी जल्दी सेल करने के लिए बाय नहीं किया, आप इसको लंबा होल्ड करोगे, और लंबा होल्ड करोगे अच्छा प्रॉफिट भी मिलेगा। मुझे साल के एंड में आके आप मुझे बताना लक्ष्मी केमिकल का क्या सीन है, आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, इसी कमेंट सेक्शन में दिसंबर के एंडिंग में आके मुझे बता देना। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं मदरसन सुमी की तरफ। तो मदरसन सुमी आपको पता है ऑटो एनक्लेरीज की कंपनी है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपने ऑटो में इन्वेस्टमेंट नहीं किया, लेकिन आपने ये ऑटो एनक्लेरीज में इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। आप ये मत समझना कि आपने ऑटो में इन्वेस्टमेंट किया है, हाँ मतलब ओवरऑल ऑटो के सेक्टर में आप समझ लो कि इन्वेस्टमेंट किया तो आपने किया है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल में नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाके इलेक्ट्रिक व्हीकल टाटा मोटर खरीद लो, अशोक लेलैंड खरीद लो, इससे मुझे तो कुछ फायदा नहीं होगा, आपका भी कुछ फायदा नहीं होगा। क्योंकि देखिए आपने मदरसन सुमी में इन्वेस्ट किया है, अगर आपने ये सोच के इन्वेस्टमेंट किया है कि मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में किया है, दैट इज अ वेरी गुड साइन। और अगर आपको ये सोच रहे हो तो आपको कोई भी अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल के स्टॉक में इन्वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अभी देखिए वैसे तो आपने 2,500 के आसपास की होल्डिंग ली है, तो आप इसको 4,000 5,000 के आसपास रख सकते हो, ठीक है। तो मदरसन सुमी में अपने पैसे ऐड कर सकते हो, या फिर और इसी सेक्टर में किसी और स्टॉक के अंदर अपने पैसे डाल सकते हो। तो अगर आपको मदरसन सुमी को एक्सटेंड भी करना है तो आप 5,000 के आसपास इसको एक्सटेंड कर सकते हो। बट अभी आपको इतना लॉस हो रहा है, तो देखिए दिस इज द राइट टाइम टू बाय द स्टॉक, क्योंकि देखिए स्टॉक ओवरऑल अच्छा है और ओवरऑल अच्छे रिटर्न्स ही देगा। लेकिन अभी थोड़ा सा ठंडा पड़ा हुआ है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा ठंडा पड़ा हुआ है, तो फिर आप इसके अंदर अगर आपको निवेश करना है
तो आप कर लेना, वरना इसको रहने देना, ये आगे जाके आपको प्रॉफिट तो देगा ही। अगर आपको और थोड़ा सा निवेश करना है, अगर आपको देखिए अपने पोर्टफोलियो में दूसरे स्टॉक्स ऐड करने हैं तो दूसरे स्टॉक्स आप ऐड कर सकते हो, वरना अगर आपको अपने ही पोर्टफोलियो में किसी भी स्टॉक की क्वांटिटी बढ़ानी है तो मैं कहना चाहूँगा कि आप मदरसन सुमी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, और थोड़ा सा आप अपना विप्रो की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। विप्रो को हम जानेंगे इधर बाजू में। ये हम आ गए हमारे पीडीलाइट और विप्रो पर। आपने देखा, आपने पीडीलाइट और विप्रो के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है। अब पीडीलाइट आपको पता है कि कौन सा स्टॉक है ये, अपना फेविक्विक क्विक जो बनाता है ना, सब लोग फेविक्विक को याद रखते हैं लेकिन पीडीलाइट को कोई भी याद नहीं रखता है। ऐसा तोड़ जो हट ना पाए, हाथी का सिंबल वाला पीडीलाइट। तो देखिए पीडीलाइट बहुत ही अच्छा स्टॉक है, आप इसको एक बाय एंड फॉरगेट वाला स्टॉक है, आप इसको भूल सकते हो। आपने इसको बाय किया, 2 क्वांटिटी बाय की है, 5% 10% ऑफ योर पोर्टफोलियो इज जस्ट ब्लॉक्ड इन ईयर, तो आप इसको छोड़ सकते हो, मतलब बाय करके छोड़ सकते हो, फॉरगेट कर सकते हो। अभी जब भी डिविडेंड मिलता है तो आप डिविडेंड इनकम पर रिलाई कर सकते हो। अच्छा स्टॉक है, भूल जाओ, मोनोपोलिस्टिक स्टॉक है, अभी तक मोनोपोलिस्टिक स्टॉक है, आने वाले टाइम में भी अच्छे रिटर्न्स देगा। तो पीडीलाइट के बारे में तो बात करेंगे ही नहीं। विप्रो के बारे में बात करेंगे तो विप्रो में आपने होल्डिंग रखी है अराउंड 4 क्वांटिटी, ठीक है, और जो प्राइस है वो 540 पर लिया है, और इन्वेस्टेड जो है वो 2156 का है। तो देखिए आपने इसके अंदर अमाउंट थोड़ा सा कम रखा है अभी, ऑल्दो विप्रो इज अ वेरी गुड स्टॉक, और आईटी में आपने इन्फोसिस में रखा है और विप्रो में रखा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड करने की रहेगी तो आप विप्रो में थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, और वहीं पर आपको थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करनी है तो आप मदरसन सुमी में थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो एज पर योर पोर्टफोलियो। बट अगर आपको थोड़ा सा किसी और सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप पकड़ लो इथेनॉल के सेक्टर में, तो इथेनॉल के सेक्टर में अभी फिलहाल तो मत करना, बिकॉज वो न्यूज बेस्ड स्टॉक था और अभी फिलहाल मतलब वो है ही न्यूज बेस्ड स्टॉक्स, तो फिर इथेनॉल के सेक्टर में मत ही करना। थोड़ा सा ये क्वेरी भी आती है तो मुझे लगा कि मैं आपको भी बता दूं, और ये स्टॉक्स के बारे में तो डिस्कशन हो गया। अगर आपको और भी कुछ डाउट है जो आपने पूछा है तो उसको एक बार कवर कर लेते हैं एंड देन वी विल बी गुड टू गो। तो आपका जो डाउट है सबसे पहला, व्हेन टू स्टॉप बाइंग एंड सेलिंग, तो ये डाउट बहुत ही अच्छा है, व्हेन टू स्टॉप बाइंग एंड सेलिंग, क्योंकि देखिए ये जो क्वेश्चन है ना ये हर एक के मन में आता है, चाहे वो 50 साल से मार्केट में है या वो 5 साल से है या वो 5 मिनट से मार्केट में है, हर एक के मन में यह डाउट आता है कि व्हेन टू स्टॉप एंड व्हेन टू सेल एंड व्हेन टू बाय। अब देखिए हम उस बेसिस पे बात नहीं करेंगे कि वो ओल्ड फैशन थिंग हो गई कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको कभी बाय करना है, आपको कभी सेल करना है। नहीं, मैं आपको एक थोड़े से प्रिंसिपल्स बता देता हूँ एंड देन जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आता जाएगा आपको खुद ही डिसाइड करते जाओगे आप। देखिए पहला प्रिंसिपल ये है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कभी भी अपना 15% कैपिटल यूटिलाइज नहीं करना है। मतलब आपने आपके पास जितना भी कैपिटल है इन्वेस्ट करने के लिए 15% कैपिटल ऐसा होना चाहिए ना कि वो ऐसे ही मतलब फ्रीली पड़ा होना चाहिए, क्योंकि जब बुल रन हटेगा बेयर रन आएगा, जैसे कोविड-19 एक अनसर्टेनिटी हो गई, जैसे कि 2008 के इकोनॉमिक फाइनेंशियल क्राइसिस एक अनसर्टेनिटी हो गई, और कितनी सारी अनसर्टेनिटीज मार्केट में आती है। हर्षद मेहता स्कैम अनसर्टेनिटी हो गई, मार्केट इतना तेजी से गिरता है ना, और वो मार्केट में लोगों ने कहा कि ये नीचे नीचे बाय कर लो, ऊपर ऊपर सेल कर लो, क्योंकि देखिए मार्केट जब नीचे गिरता है ना तब हमारे पास बाय करने के लिए पैसे होने चाहिए, और वो पैसे कब आएंगे, जब हम थोड़े से पैसे हमारे अकाउंट में रखेंगे। क्योंकि देखिए कई सारे लोग है ना अपना पूरा अमाउंट है ना इस जगह पर डाल देते हैं, फिर कोई अनसर्टेनिटी आ जाती है तो फिर वो नीचे जाता रहता है, और फिर बाद में उन्हें उसी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो उन्हें जानबूझकर नहीं, उन्हें मजबूरी में उन पैसों को सेल करना ही पड़ता है, वो भी लॉस में। एक्सपर्ट्स तक ये कर चुके हैं, और जैसे जैसे ये एक्सपीरियंस आता जाएगा ना आपको पता चलते जाएगा कि ये बहुत ही बुरी चीज़ होती है। मतलब बुरी चीज़ इन द सेंस आपके लिए नहीं, लेकिन एक बहुत ही बैड फीलिंग आती है जब मार्केट गिर रहा है और हमें एकदम लो वैल्यूएशन पे मार्केट में स्टॉक प्राइस बाय करने के मौका मिल रहा है ना, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं रहते, बिकॉज हमारे पैसे है ना पहले ही अटके हुए रहते, हमने ऊपर अपने पूरे पैसे बाय करके रख लिए होते, मतलब हमारा पूरा पैसा एकदम ऊपर अटका हुआ रहता है, और मार्केट गिरे जा रहा है, हमें अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि भाई मुझे बाय कर लो, क्योंकि मैं अभी बहुत नीचे मिल रहा हूँ। निफ्टी कितना नीचे चले गया था, सेंसेक्स कितना नीचे चले गया था, आज देखो टॉप पे है वो, 100% से ज़्यादा रिटर्न्स दे दिए, और कई सारे स्टॉक्स तो डबल ट्रिपल इवन चौगने 5 गुने हो गए हैं। लेकिन वो नीचे बाय करने के लिए ऐसा भी होना चाहिए कि हमारे पास मनी होना चाहिए, और वो मनी कभी आएगा जब हम हमारे पास एक साइड में रखेंगे। अब वो ऐसा नहीं है, उसको टच ही नहीं करना है, मतलब आपको किधर भी नहीं डालना है, आपको ना तो गोल्ड में डालना है, आपको ना तो कमोडिटी में
करेंसी में किधर भी नहीं डालना है। हाँ मतलब कई सारे लोग क्या करते हैं, वो जो 10 to 15% हर एक का अलग अलग रहता है, वो 10 to 15% कैपिटल है ना अपना गोल्ड में डाल देते हैं, ताकि जब देखिए ऐसी कोई अनसर्टेनिटी आती है ना, तो वो अनसर्टेनिटी आती है तब मार्केट क्रैश होता है। अब मार्केट क्रैश होता है तो जो पैसे होते हैं वो गोल्ड की प्राइस बढ़ती है और मार्केट क्रैश होता है, मार्केट में प्राइसेस कम हो जाती है, गोल्ड की प्राइस बढ़ती है, तो वो लोग है ना उस टाइम पर गोल्ड और सिल्वर को सेल कर देते हैं और नीचे नीचे मार्केट की प्राइस पर बाय कर लेते हैं। तो ये एक स्ट्रैटेजी रहती है, बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी रहती है। अब मुझे लगता है कि मैंने अपने एंड से पूरी अच्छी तरह से समझा दिया है। फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 का टाइम है, जिस बंदे ने अपने कैपिटल का 10% to 15% अगर फॉर एग्जाम्पल गोल्ड या फिर सिल्वर में डाला होता, तो मार्केट जब भी गिर रहा था तब गोल्ड की प्राइस बढ़ रही थी। तो फॉर एग्जाम्पल तो जो बंदे हैं जिसने गोल्ड में इन्वेस्ट किया था, वो लोग गोल्ड को सेल करके नीचे मार्केट में खरीद सकते थे। लेकिन जिस बंदे ने अपना सारा पैसा मार्केट में डाला था, वो ऊपर बाय करके अटक गया एंड मार्केट नीचे गिरते जा रहे हैं, लेकिन उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है बाय करने की, क्योंकि उसकी ऑलरेडी सारे मनी ऊपर ही मार्केट में अवेलेबल है। और अगर ऐसी कुछ नीड आ जाती है ना मार्केट में, तब आप है ना क्या करते हो, इसको मार्केट को सेल नहीं कर पाओगे। ऐसी जब भी गिरावट आएगी तब आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी ना, क्योंकि हर जगह पर फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं, तो उसी वजह से मार्केट गिर रहा है, तो आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, आपको मजबूरन नीचे बेचना पड़ेगा। बट वहीं अगर आप गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट कर रहे हो 10 to 15%, तो वो क्या होगा ना, एक पोर्टफोलियो हेज का काम कर देगा। तो जब मार्केट गिर रहा है, आप पैसा बना रहे होगे और आपको एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा होगा, आपको एक्स्ट्रा पैसा निकाल के अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक हार्ड एंड फास्ट रूल है कि 10% आपको इन्वेस्ट करना ही है गोल्ड या फिर सिल्वर में। आपको नहीं करना है मत करो, आप अपनी एक जगह पर रख दो, अपना पोर्टफोलियो अपने अकाउंट में रख दो, फिर बाद में जब भी ऐसा कुछ हो तो हो जाए। अब अनसर्टेनिटी मार्केट में तो रहती ही है, वी डोंट नो कि कब क्या हो जाए। तो ये तो हो गया है, कब बाय करना है कब सेल करना है मैंने बताया ही नहीं, मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया। अब देखिए कब बाय करना है कब सेल करना है, आपको अगर लॉन्ग टर्म खेलना है, मतलब 48 मंथ्स, मतलब आपको 48 मंथ से ज़्यादा, मतलब 4 साल से ज़्यादा अगर आपको मार्केट में रहना है ना, तो आप क्या करना, 200 डे मूविंग एवरेज आता है। अगर स्टॉक की प्राइस है, अभी फॉर एग्जांपल ये 200 डे मूविंग एवरेज है और ये स्टॉक की प्राइस है, अगर नीचे से 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करके ऊपर जाता है ना, स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है ऐसा ब्रेक करके, तो आपको बाय कर लेना है। और अगर ऊपर से स्टॉक आ रहा है और 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करके नीचे चले जाता है, तो आपको सेल कर देना है। अगर लॉन्ग टर्म वालों को कह रहा हूँ मैं, लॉन्ग टर्म वालों को, एकदम लॉन्ग टर्म वालों को, एकदम 200 डे के नीचे आ जाता है ना, तो बाय और सेल करना है। और फिलहाल आपको, आप जितना कम करते जाओ, अभी फॉर एग्जांपल आपने 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, तो आप 50 डे और 100 डे मूविंग एवरेज को देख सकते हो, है ना। आपने 1 साल के लिए किया है तो आप 50 डे को देख सकते हो, 50 डे मूविंग एवरेज को 1 साल के लिए अगर आपने किया है तो आप देख सकते हो 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे कट करता है तो आप सेल कर दो, और अगर 50 डे के ऊपर कट करता है तो आप बाय कर लो, क्योंकि 50 डे को कट करता है तो आपको एक अच्छा खासा मुनाफा 1 साल के अंदर अंदर हो सकता है। तो इस प्रकार का आप रणनीति लेकर चल सकते हो। और अगर छोटे छोटे स्टॉक है, छोटे छोटे स्टॉक्स में टेक्निकल्स नहीं चलते। अब ये तो मैंने आपको एक चीज़ बताया, फिर RSI होती है, फिर आपको बॉलिंजर बैंड होता है, एम्फ्लो इंडेक्स होता है। अब देखिए सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है ना, तो सिंपल सा काम करो। हर एक बड़ा इन्वेस्टर यही, मतलब बड़ा इन्वेस्टर एनालिस्ट तो नहीं, लेकिन जनरली जो लोग, मतलब द पावर ऑफ कंपाउंडिंग और द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, ये जो बुक्स है ना, ये बुक के ऑथर ने ना कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी, उन्होंने खाली एक सिंपल स्टेप अपनाया कि जब लोग सेल कर रहे तब बाय करो, और जब लोग बाय कर रहे तब सेल करो। ऐसा एक फॉर्मूला अपनाया। अभी हमें इतना भी डीप में नहीं जाना है, हमें क्या करना है, अभी अगर हमें एकदम लंबा खेलना है ना, तो फिर आप कोई भी लेवल पे बाय करो, इट डजेंट मैटर। बट अगर आपको शॉर्ट टर्म खेलना है तो बाइंग एंड सेलिंग की स्ट्रैटेजीज अलग अलग रहती है। तो आपका ये थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है कि व्हेन डू स्टॉप बाइंग एंड सेलिंग, मतलब बाय और सेल करना रुकना कभी चाहिए। अब वो लॉन्ग टर्म के लिए है कि शॉर्ट टर्म के लिए, वी डोंट नो। अब देखिए अगर आपको बाइंग कभी रुकनी चाहिए, मतलब कब तक बाय करना चाहिए और कभी रुक जाना चाहिए बाइंग करने के लिए, आपको पहले 85% ऑफ योर कैपिटल, मतलब अपने कैपिटल का 80, अभी फॉर एग्जांपल आपके पास 1 लाख रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए, उसमें से 85,000 रुपीज़ आप इन्वेस्ट करो, और बाकी का अमाउंट है उसको आप अपने खाली एक अकाउंट में रख सकते हो, है ना। एक जनरल जो अमाउंट रहता है वो आपके पास रहना ही चाहिए। अब चाहे वो जो अमाउंट है वो आप अपने एजुकेशन में यूज़ करो या फिर कुछ भी करो, बट जनरली 85% ऑफ योर कैपिटल शुड बी यूटिलाइज्ड इन स्टॉक मार्केट, और वो 15% हैंड इन हैंड कैश होना चाहिए। वो भी एक बहुत बड़ा एसेट होता है किसी भी बंदे के लिए। अगर आपको एकदम अच्छी जगह पर, आपको अगर फॉर एग्जाम्पल सब मार्केट्स गिर रहे और तभी आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो आप लॉस में तो नहीं बेचोगे ना, वो बहुत बुरी बात हो जाएगी। तो आपका वो जो अमाउंट बचा है वो यूज़र में आ जाएगा। अब व्हेन टू स्टॉप एंड बाइंग, अब देखिए मैं आपको एक रूल बता देता हूँ। अगर किसी भी एक स्टॉक में, फॉर एग्जांपल आपने इन्फोसिस में इन्वेस्ट किया है,
इन्फोसिस में इन्वेस्ट किया है तो 8 से 10% से ज़्यादा, 10% से ज़्यादा इन्फोसिस में इन्वेस्ट मत करो, मतलब पर्टिकुलर स्टॉक में, ठीक है, 10% से ज़्यादा पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट मत करो। अब जैसे कि आपने क्या किया, इन्फोसिस और विप्रो में इन्वेस्ट किया है, तो ऑल टुगेदर ये पूरी एक आईटी कंपनी हो गई, आईटी कंपनी। तो ये जो आईटी कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है ना, फुल आईटी सेक्टर में, तो आईटी सेक्टर में या फिर किसी भी एक सेक्टर में 25% से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। तो आपने समझ लिया। अब जैसे कि आपने विप्रो में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आपने कुछ 5% इन्वेस्ट किया है और इन्फोसिस में आपने 11% इन्वेस्ट किया है, तो ऑल टुगेदर मिलाकर ये हो जाता है 16%। तो आप अभी भी अपना आईटी सेक्टर के किसी भी स्टॉक के अंदर बचे हुए जो 8% है उसका इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। या तो आप टीसीएस में करो या फिर आप आईटी मतलब इन्फोसिस और विप्रो के अंदर ये और अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। मैंने आपको कहा विप्रो में आप और अमाउंट ऐड भी कर सकते हो। तो ये होता है बाइंग और सेलिंग स्टॉप कभी करनी है। अब बाइंग कभी स्टॉप करनी है जब आप एक स्टॉक में 8% से ज़्यादा 10% से ज़्यादा बाय कर चुके हो। मतलब एक स्टॉक है, कोई भी एक स्टॉक है, फॉर एग्जाम्पल इन्फोसिस है या फिर विप्रो है या फिर कोई भी कंपनी है, उसमें 8% से ज़्यादा अगर आपने बाय कर लिया है बस रुक जाओ। आपने कई सारे स्टॉक्स है उसमें 10% से ज़्यादा बाय किया है, बस 10% से ज़्यादा तो किसी भी स्टॉक के अंदर बाय नहीं करना चाहिए। 10% शुड बी द मैक्सिमम अमाउंट। और सेल कभी करना खत्म करें। अब देखिए अगर आपको लग रहा है कि आगे ये बिजनेस नहीं चलेगा तो सेल करके निकल जाओ। अभी देखिए आपने क्या किया है, अभी फॉर एग्जांपल आपने मदरसन सुमी के अंदर इन्वेस्ट किया है और आपने इन्फोसिस के अंदर इन्वेस्ट किया है। आपको लगता है कि इन्फोसिस ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा तो मदरसन सुमी को सेल करके आप इन्फोसिस में ले लो। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मैं ये नहीं कह रहा कि मदरसन सुमी खराब है इन्फोसिस अच्छा है, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपके ही पोर्टफोलियो का। अगर आपको लगता है इन्फोसिस अच्छा करेगा तो और मदरसन सुमी खराब करेगा, लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं मदरसन सुमी अच्छा करेगा, तो उसकी लोग क्या कहेंगे ये मत सोचो, आप बस इसको छोड़ दो और इन्फोसिस में इन्वेस्ट कर लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा है, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। अब देखिए मैंने एक क्वेश्चन में 10 मिनट बर्बाद कर दिया, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। व्हेन टू पुट स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट बुकिंग। अब देखिए अगर आपने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट किया है ना तो स्टॉप लॉस रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है तो आप 200 डे मूविंग एवरेज का शॉर्ट टर्म मतलब एक स्टॉप लॉस रख सकते हो। मतलब जिस प्राइस पे 200 डे मूविंग एवरेज ट्रेड कर रहा है ना, आप अपने जीरोधा है ना आपके पास, तो जीरोधा है फिर अपस्टॉक जो भी है आप उसमें जाओ और देखो 200 डे इंडिकेटर्स के सेक्शन में जाओ, इंडिकेटर्स में उसमें 200 डे मूविंग एवरेज आएगा, 200 डीएमए लिख के आएगा, डीएमए, तो उसको क्लिक करो तो एवरेज आएगा और स्टॉक की प्राइस आएगी। ये इस तरह से, अभी देखिए ये जो प्राइस है स्टॉक की इस तरह से प्राइस आएगी और वो इंडिकेटर आएगा, तो जो इंडिकेटर की प्राइस है उस पर आप अपना स्टॉप लॉस रख के चल सकते हो। और प्रॉफिट बुकिंग कभी करनी है, प्रॉफिट बुकिंग अगर बहुत ही अच्छा स्टॉक है तो प्रॉफिट बुकिंग उसमें नहीं करनी है, बट अगर आपको अभी लगता है कि बस अभी इसके अंदर बहुत हो गया, आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया, तो आप प्रॉफिट बुकिंग करके निकल सकते हो। ऐसा भी है, अभी फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है इन्फोसिस में मुझे 25% का अच्छा खासा रिटर्न मिल गया, बस अभी मुझे इसके अंदर और इन्वेस्ट नहीं करना है, तो आप निकल जाओ। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आपको ये नहीं देखना है कि मतलब एक फीलिंग ऑफ इंसिस्टेंस रहता है ना कि यार आगे बढ़ गया ये और स्टॉक तो बढ़ गया, तो ऐसा नहीं करना है। आपको जो लगता है आप वो करो। अगर आपको लगता है इन्फोसिस बस बहुत खत्म हो गया, मेरा पेट भर गया ये इसमें इन्वेस्ट करके, तो आप इसको सेल करके निकल जाओ। अभी जनरली आपको मैंने स्टॉप लॉस का तो बता दिया, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग कभी करनी है ये तो आपको ही देखना पड़ेगा, बिकॉज नो वन कैन टेल कि बस इधर से स्टॉक अभी ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, वी डोंट नो स्टॉक कितना ऊपर जाएगा। सो प्रॉफिट बुकिंग कभी करनी है ये तो मुझे मतलब एक इन जनरल आप कह सकते हो। हाँ, इन जनरल मैं आपको एक क्राइटेरिया बता देता हूँ। आपने 50 डे मूविंग एवरेज लगाया, 200 डे मूविंग एवरेज लगाया, और अभी देखिए ये स्टॉक की प्राइस है, ये स्टॉक की प्राइस ऊपर जा रही है, बहुत ज़्यादा ऊपर चले गई। मतलब जनरली वो 50 डे और 200 डे के आसपास ही ट्रेड करेगा, लेकिन वो 50 डे और 200 डे के बहुत दूर चले गया ना, बहुत दूर मतलब एकदम दूर चले गया ना, तो आप सेल कर सकते हो। लेकिन आपने एकदम लॉन्ग टर्म के लिए मतलब 4 साल से ज़्यादा के लिए इन्वेस्ट किया ना, तो आप सेल मत करना। लेकिन अगर आपने 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया है या फिर 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, तो आप सेल कर सकते हो और दूसरा स्टॉक ढूंढ सकते हो या फिर उसी के नीचे आने का वेट कर सकते हो। और RSI, अगर आपको लगता है कि RSI एकदम ऊपर बहुत ज़्यादा देर तक रहा है ना, मतलब 80 और 90 के पास ज़्यादा टाइम के लिए रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम के लिए, और ऐसी एक मतलब बन गया है, इधर देखिए शेड जो मैं कर रहा हूँ ना, ये शेड ब्लैक हो गया है ना, तो आप सेल कर सकते हो और प्रॉफिट बुक भी कर सकते हो। और तीसरा क्वेश्चन है हाउ टू रीड दोज कैंडल्स एंड चार्ट्स। तो देखिए कैंडल्स और चार्ट्स का मैं ये बता तो नहीं सकता, बिकॉज ऑलरेडी बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है, तो इस वीडियो में तो मैं आपको बताने नहीं सकता, बिकॉज देखिए मैं एकदम हाईली एनिमेटेड वीडियोस निकालने वाला हूँ, बहुत ही बड़ी
टॉप लेवल की आपको एजुकेशन मिलने वाली है। इसी चैनल पर निकालने वाला हूँ, सीरीज़ चालू करने वाला हूँ। बस मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैंने वीडियो सीरीज़ तैयार करना चालू कर दिया है। बस वो जब रिलीज़ होगा बहुत ही अच्छी आपको एजुकेशन मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट एनिमेटेड सीरीज़। इतने अच्छे से समझाऊंगा कि आपको खाली आपने वो देख लिया, आपको किधर भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप खाली एक वीडियो देख के सब समझ सकते हो। बहुत ही डिटेल्ड वीडियो रहेगा। एंड मैंने आपको कहा है, मैंने क्वालिटी पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ये वीडियो इतना लंबा हो चुका है कि कोई भी बंदा इसको देखना नहीं चाहेगा। इतना लंबा वीडियो कोई भी नहीं देखना चाहेगा, लेकिन फिर भी मैं क्यों बना रहा हूँ? बिकॉज आई नो कि आई वांट टू डिलीवर अ डिटेल्ड नॉलेज, एंड इसीलिए मैं बना रहा हूँ। तो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न ये मेरे दिमाग में है, आप खाली इसको समझ के रखना। मैं इसको आप ऊपर बहुत ही जल्दी आपको फुल टेक्निकल, फंडामेंटल, ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, जो चाहिए हर एक की, स्टॉक मार्केट की हर एक नॉलेज मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। हाउ टू डू इंट्राडे विथ ₹2000। ओके, तो इंट्राडे तो अभी मतलब जनरली तो अभी इंट्राडे तो का जो मार्जिन है वो कम हो चुका है, मतलब हट गया है, इंट्राडे का मार्जिन हट गया है। तो 2000 से मुझे ज़्यादा नहीं लगता है कि आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे। पहले आप कमा सकते थे, लेकिन अभी इतना नहीं कमा पाओगे। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में कमा पाओगे, लेकिन एफएनओ में बहुत ज़्यादा एक रिस्की हो जाता है और एक बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म आ जाती है। मतलब रिस्की तो है, लेकिन जिसको समझ है एफएनओ की वो पैसा कमाएगा, लेकिन एक बिगनर बंदा एफएनओ में ज़रा भी पैसा नहीं कमाएगा, वो पैसा गवा देगा। तो इसीलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि 2000 रुपीज़ का तो इंट्राडे का मत सोचो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सोचो। एक्चुअल वेल्थ बनेगी। आपका जो पोर्टफोलियो है बहुत ही अच्छा है, और वो पोर्टफोलियो में आप कंटिन्यू करो, आपको लंबे समय में एक्चुअल वेल्थ दिखेगी। 10 साल बाद आप इसी वीडियो के नीचे आके कहोगे थैंक यू, मैंने आपका पोर्टफोलियो मतलब एकदम अच्छे से आपका वीडियो देखा एंड मुझे फ़ायदा हुआ। अभी आगे और थोड़ा सा बढ़ते हैं। नीड टू नो एवरीथिंग अबाउट ऑप्शन ट्रेडिंग। एवरीथिंग अबाउट ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में मैंने कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, यूट्यूब चैनल पे हाईली एनिमेटेड सीरीज रहेगी। बोल रहा हूँ, आप खाली वो वीडियो देखेंगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। मैं बता रहा हूँ, खाली एक वीडियो मतलब रहेगा आपको वो, उसके बाद आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, वो मिल ही जाएगा चैनल पे, जल्दी ही मिलने वाला है। हाउ मेनी स्टॉक शुड बी हैव इन 1 लाख पोर्टफोलियो। तो देखिए, आपका 1 लाख का पोर्टफोलियो हो या 1 करोड़ का पोर्टफोलियो हो, आपको 18 से 20 स्टॉक्स रखने हैं। अब देखिए, आप 18 स्टॉक्स रखो, 20 स्टॉक्स रखो या 25 स्टॉक्स रखो, हर एक बंदे का अलग अलग रहता है। मतलब कोई बोलेगा 18 रखो, कोई बोलेगा 20 रखो, कोई बोलेगा 25 रखो। आपको मैं कह रहा हूँ कि 20 स्टॉक से ज़्यादा, मतलब 20 स्टॉक से आसपास ही रखो। मतलब 20 स्टॉक्स रखो, उससे थोड़े से ज़्यादा रख दो, उससे थोड़े से कम रख दो, लेकिन 15 से नीचे मत जाना और 25 से ऊपर मत जाना। मतलब मिनिमम इज़ 15 एंड मैक्सिमम इज़ 25। तो 15 से नीचे मत जाना, 25 से ज़्यादा मत जाना। 20 के आसपास अगर एग्जैक्टली 20 रखोगे सो वेल एंड गुड है, लेकिन आपको थोड़ा और कोई स्टॉक पसंद आ गया तो थोड़ा और इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन आपको 20 नहीं रखने का है तो आप 15 रख सकते हो, लेकिन 15 से ज़्यादा रखना और 20 से कम रखना, 25 से कम रखना। अगर आपको ये क्यों रखना है, कैसे रखना है, वो अगर आपको जानना है तो आप मुझे बता देना, मैं वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा। बिकॉज अभी तो मुझे नहीं लगता है फिलहाल के वीडियो मतलब इस वीडियो में तो मैं आपको बता पाऊंगा, क्योंकि देखिए मैंने आपको एक हार्ड एंड फास्ट रूल बता दिया है। हार्ड एंड फास्ट रूल ही है, आप समझ के चलो। ज़्यादा स्टॉक्स नहीं रखने और कम स्टॉक्स भी नहीं रखने हैं। आपको एक 20 के आसपास का पोर्टफोलियो रखना है, मिनिमम 15 और मैक्सिमम 25 के आसपास रखो। और मैं तो मिनिमम 18 कह रहा हूँ और मैक्सिमम 22 कह रहा हूँ। तो इतने स्टॉक्स अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रखोगे सो यू विल एस इन दी मार्केट। ऑल्सो आपको एक सेक्टर में 25% ऑफ योर कैपिटल से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपने विप्रो में इन्वेस्ट किया, आपने इन्फोसिस में इन्वेस्ट किया, तो ये पूरी IT सेक्टर के अंदर आ गया है। तो इन टोटल आपने कितना इन्वेस्ट किया है, तो इन टोटल मिला के 25% से ज़्यादा एक सेक्टर में नहीं होना चाहिए, और एक पर्टिकुलर स्टॉक में 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने देखा, आपने कई सारे स्टॉक्स में 10% से ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। फॉर एग्जांपल मदरसन सुमी में इन्वेस्ट किया है। थोड़ा सा पीछे जाए अगर हम देखें तो मदरसन सुमी में तो नहीं, लेकिन आपने लक्ष्मी केमिकल में इन्वेस्ट किया है। लक्ष्मी केमिकल इज़ अ गुड स्टॉक। और आपने ICICI बैंक और HUL में भी इन्वेस्ट किया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इतना ज़्यादा 10% से ज़्यादा किसी भी स्टॉक के अंदर नहीं रखना चाहिए। और मिनिमम से मिनिमम आपको 5 to 10%, मिनिमम 5% तो आप अपने कैपिटल का सेव रखो ही, एक कैश के फॉर्म में या फिर किसी भी फॉर्म में, एक लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, ताकि आप वो कभी भी इजीली एक्सेसिबल कर पाओ। यानी अगर आपको आज पैसे की ज़रूरत है तो आज शाम तक या फिर आज ही के दिन मुझे वो पैसे एक्सेसिबल हो जाए। सो मैंने अपनी एंड से सारी कोशिश की हर एक चीज़ को डिटरमाइन करने की। तो वीडियो के एंड पार्ट में मैं कहना चाहूँगा कि व्हाट वी लर्नड आउट ऑफ दिस पोर्टफोलियो। आपने पोर्टफोलियो बहुत अच्छा बनाया, आपने थोड़ी सी गलती कर दी है कि आपने है ना किसी मतलब
10% से ज़्यादा, 10% ऑफ योर कैपिटल से ज़्यादा, मतलब 50,000 का आपका जो कैपिटल है 50,000 का 10% होता है 5,000। तो आपने कई कई स्टॉक्स में ना 10,000 रुपये भी लगा के रखे, तो 10,000 रुपये लगाने नहीं है, आपका 50,000 का कैपिटल है तो उसका जो एक आता है मैक्सिमम ऑफ वन, मतलब एक जगह पर एक स्टॉक में, तो 10%, यानी 10% हो गया आपका 5,000। तो 5,000 से ज़्यादा किसी भी स्टॉक में लगाना खराब माना जाता है और गलत, मतलब एक कह सकते हो इन्वेस्टिंग की दुनिया में थोड़े रूल्स है जो फॉलो करोगे तो आपको लॉस नहीं होगा, और लॉस करना है तो फिर आप ये सब कर सकते हो। अभी देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि 10% से ज़्यादा मत रखो, कई सारे लोगों ने अब 10% से ज़्यादा भी रखा है, तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन एक जनरल पर्सपेक्टिव समझ सकते हो, मार्केट में हर एक बंदा यही करता है। सो अगर आप ये पैटर्न फॉलो करोगे तो आपको लॉस होने के चांसेस कम है, बट आप एक्सपेरिमेंट करते रहो, आप यंग हो, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। वी एज अ यंग जनरेशन हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, हमारे पास कई सारी मतलब अपॉर्चुनिटी है, तो हम वो अपॉर्चुनिटी को अच्छी तरह से यूटिलाइज करके अपने टाइम को अच्छी तरह से यूटिलाइज करके एक अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। बिकॉज हम जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे, आप जैसे जैसे एज होती जाएगी और वो एज से हमें जो लॉस है, मतलब लॉस टेकिंग और प्रॉफिट टेकिंग कैपेसिटी है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, वो कम होती जाती है। अभी आपके पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है और तो आप रिस्क ले सकते हो, लेकिन बाद में नहीं ले पाओगे। सो जितने भी बड़े लोग हैं, फॉर एग्जांपल जो 30s और 40s में हैं, वो मुझे बताना, जो 50s में हैं वो मुझे बताना कि क्या ये सही है, क्या आपको रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम हो चुकी है ओनली बिकॉज ऑफ दिस, आपकी एजिंग की वजह से। तो आप अपने जूनियर को गाइड कर सकते हो कि आपको अभी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम है, तो आप अभी इसके अंदर बाय करके चल सकते हो। तो आपको जितना रिस्क लेना है, जितनी भी सारी चीज़ें करनी है वो आप कर लेना, ताकि आपका एक ब्राइट फ्यूचर बन जाए। सो मैंने अपने एंड से सारी चीज़ें आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। अगर आपको भी अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू कराना है, ऑब्वियसली अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हो, इसका मतलब आपको अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू कराना ही होगा, क्योंकि आपको ये वीडियो पसंद आया है। और अगर आपको करवाना है तो नीचे आपको एक ईमेल मिलेगा ask.fingro.com। मैंने आपको क्या बताया, ask.fingro.com। इस ईमेल पर आपको मुझे मेल करना है। तो सबसे पहले आपको अपना नाम मेंशन करना है, आपको अपनी एज मेंशन कर सकते हैं, तो या फिर ये सब ऑप्शनल है। हाँ, आपको अपना पोर्टफोलियो मेंशन स्क्रीनशॉट भेजने हैं, बट अगर आपको अपनी एज और जो है आपका आपको जो भी है अपना इनकम या फिर ये सारी चीज़ें जो है वो मेंशन करोगे तो वो अच्छा हो जाएगा बाकी के वीडियोस में बनाने के लिए, ताकि मेंशन होने के लिए कि हाँ इस बंदे का इतनी एज का, इतने इनकम सोर्स वाला और ये प्रॉफिट पोर्टफोलियो होल्डर है, तो उनका ये पोर्टफोलियो है, और कितने साल पुराना पोर्टफोलियो है वो भी आप बता दोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और अपने बारे में अगर कुछ इंट्रोडक्शन लिख दोगे तो बहुत अच्छा होगा। और आप मुझे बता देना पर्सनली कि आपको अपना नाम, एज और इनकम ये सब डिस्क्लोज करना है या नहीं, तो वो भी मैं डिस्क्लोज कर ही दूंगा। अब जैसे कि ये जो पोर्टफोलियो है, ये पोर्टफोलियो होल्डर का नाम उन्होंने कहा है डिस्क्लोज मत करना, इसलिए मैंने डिस्क्लोज नहीं किया, एंड उनकी एज भी डिस्क्लोज नहीं किया। अभी फिलहाल मुझे एज तो नहीं पता है एंड मैंने पूछा भी नहीं है, बिकॉज मुझे पोर्टफोलियो मिला एंड देन मैंने इसका रिव्यू कर दिया। अगर आपको भी चाहिए तो वो मुझे बता देना, आपको जो भी वीडियो में करना है वो मुझे एक ईमेल के थ्रू बता देना, ताकि उसके लिए ईजी हो जाए। सो मेरे एंड से इतना ही था। इफ़ यू हैव एनी डाउट, आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू।